नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस प्रेप के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पिछले 6 माह की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए उसमें करंट अफेयर्स का योगदान बहुत ही अधिक होता है। तो यह जो है हमारी वीडियो पे 500 करंट अफेयर के प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिसका एक वीडियो हम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। जिन भी छात्र छात्राओं ने वो वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव आधिकारिक रूप से किस प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो सिक्किम में लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? सिक्किम में। आइए इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। सिक्किम या के पाक्योंग जिले में स्थित याकटेन गांव है। ठीक है, कौन सा गांव है? याकटेन गांव है। इसी गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव के रूप में लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? जो डिजिटल पेशेवर है उनको शांत, प्राकृतिक और सुविधाजनक परिवेश प्रदान करना इस जो है इस योजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट में 2025 की पहली छमाही में भारत के सर्वाधिक वायु प्रदूषित शहर कौन था? तो बर्नीहाट था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। पहला जो है प्रथम स्थान पे बर्नीहाट था और द्वितीय स्थान पे दिल्ली था। तो इससे संबंधित जो तथ्य है वही है कि यह जो बर्नीहाट है वह असम मेघालय सीमा पर स्थित है। असम मेघालय सीमा पर स्थित जो है बर्नीहाट देश का सबसे प्रदूषित शहर था और दूसरे स्थान पर दिल्ली था। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस देश में खोली गई है? तो आपके भारत में खोली गई है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। जो है जो पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी है वह भारत में खोली गई है। यह जो है आयुष मंत्रालय और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक संयुक्त पहल है। ये दोनों जो आपके आयुष मंत्रालय और CSIR परिषद है, इन दोनों संस्थाओं द्वारा यह जो है पहल की गई है। यह विश्व का पहला ऐसा डिजिटल मंच है जो पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक उपकरणों के माध्यम से संरक्षित और सुलभ बनाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में 2019 से 21 में जो मातृ मृत्यु दर है वह कितनी है? तो 93 है। इस समय 2019 से 21 के मध्य जो मातृ मृत्यु दर है वह 93 है। 2019 से पहले जो मातृ मृत्यु दर थी वह थी 103। ठीक है, 103 थी। आइए इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। देखिए, यह कह रहा है कि यह जो है 2017 से 19 में यह जो है दर 103 थी और वही जो है घट कर जो है 2019 से 21 में 93 पहुंच गई है। जो सर्वाधिक मृत्यु दर वाले राज्य हैं वह बिहार है, झारखंड है और मध्य प्रदेश है। ठीक है, और सबसे कम मृत्यु दर वाले राज्य हैं, मातृ मृत्यु दर वाले राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक है। देखिए, जो मातृ मृत्यु दर अनुपात क्या होता है? वह होता है प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु का अनुपात है। ठीक है, मातृ मृत्यु का मतलब क्या होता है कि गर्भवती होने के दौरान या गर्भावस्था के समाप्ति के 42 दिनों के भीतर किसी महिला की मृत्यु अगर हो जाती है तो मातृ मृत्यु के अंतर्गत मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में समता मूलक देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो चौथा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए जानते हैं समता मूलक देश कौन कौन से हैं। तो भारत चौथे स्थान पे है, लेकिन जो है पहले स्थान पर स्लोवाक गणराज्य है, दूसरे स्थान पर स्लोवेनिया है और तीसरे स्थान पर बेलारूस है। जो है समता मूलक जो सूचकांक है उसके लिए गिनी सूचकांक एक होता है। वह भारत का गिनी सूचकांक 25.5 होता है। ठीक है, समता मूलक सूचकांक या गिनी सूचकांक एक ही चीज है। जिसका जैसा गिनी सूचकांक रहेगा वह उतना ही समता मूलक देश होगा। गिनी सूचकांक का विकास जो है 1912 ईस्वी में किया था। किसने किया था? इतालवी सांख्यिकविद थे कोराडो गिनी। इन्हीं के नाम पर यह गिनी सूचकांक या गिनी गुणांक कहा गया। यह 1912 ईस्वी में हुआ था। यह जो है किसी देश में घरों या व्यक्तियों के बीच आय, संपत्ति या उपभोग के वितरण को मापता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी कर दिया गया? तो बेंगलुरु सरकार द्वारा, कर्नाटक के सरकार द्वारा बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। ठीक है, कर्नाटक कैबिनेट ने यह जो है नाम बदला है बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का, डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी किया है। अगला प्रश्न है,
भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली की शुरुआत कहां पर की गई? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में की गई है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के सुदामा नगर के वार्ड 82 में भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली की आधिकारिक शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य जो है पते की सटीक पहचान सुनिश्चित करना, सेवा वितरण को अधिक कुशल और समयबद्ध करना, आपातकालीन प्रतिक्रिया में सुधार लाना आदि है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? तो वाराणसी में आयोजित की गई है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक वाराणसी में आयोजित की गई है। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। जो है इसकी बैठक तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित की गई और इस बैठक की अध्यक्षता जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई। जो क्षेत्रीय परिषदें हैं, इसका प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा वर्ष 1956 में रखा गया था। कब रखा गया था? 1956 में रखा गया था इसकी स्थापना का प्रस्ताव। और जो यह क्षेत्रीय परिषदें हैं वर्तमान में, वह कुल 6 हैं, लेकिन शुरुआत में जब इसकी स्थापना हुई थी तो 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना हुई थी। ठीक है, शुरुआत में जो है 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना हुई थी और यह स्थापना जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत हुई थी। लेकिन बाद में जो है पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक अलग क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी। इस प्रकार वर्तमान में जो है भारत में अब कुल 6 क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं। ठीक है, कुल 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं। ठीक है, और जो है क्षेत्रीय परिषदों की 25वीं बैठक वाराणसी शहर में आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत की समुद्री तट रेखा का मापन किया गया। समुद्री तट रेखा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 48% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो पहले जो है समुद्र तट रेखा की लंबाई जो थी 7516 किलोमीटर थी, जो कि बढ़कर 11,098 किलोमीटर हो गई है, जो कुल जो है 48% की वृद्धि दर्शाता है। मतलब 7516 से बढ़कर 11,098 किलोमीटर हो गई है भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई। अगला प्रश्न देखते हैं, अभी हाल ही में भारत का तीसरा पूर्णतः कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन बना है? तो तीसरा जो कार्यात्मक साक्षर राज्य बना है वह त्रिपुरा बना है और जो पहला है वो मिजोरम है, दूसरा जो है गोवा है और पहला केंद्र शासित जो है कार्यात्मक साक्षर राज्य है वह लद्दाख है। ठीक है, आइए इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर माणिक साहा, उन्होंने घोषणा की कि त्रिपुरा जो है मिजोरम और गोवा के बाद भारत का तीसरा पूर्णतः कार्यात्मक साक्षर राज्य बन गया है। मतलब पहला जो है वो आपका मिजोरम है, दूसरा कार्यात्मक साक्षर राज्य जो है गोवा है और तीसरा जो है त्रिपुरा है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर माणिक साहा है। ठीक है, लेकिन लद्दाख जो है वह पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जो कि यह उपलब्धि प्राप्त किया है। कार्यात्मक जो है साक्षरता क्या है, आइए जानते हैं। तो कार्यात्मक साक्षरता व्यक्तिगत विकास और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए दैनिक जीवन में पढ़ने लिखने एवं संख्यात्मक कौशल को लागू करने की व्यक्ति की क्षमता को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जून 2025 में राष्ट्रपति तपोवन व राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहां पर किया है? तो उत्तराखंड में जो है राष्ट्रपति तपोवन व राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया गया है। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो वही तथ्य भी है कि जो है जून 2025 में जो है राष्ट्रपति द्वारा उत्तराखंड का 3 दिवसीय दौरा किया गया था। इसी दौरान जो है उन्होंने देहरादून, जो उत्तराखंड के देहरादून में यह बना है, यह भी आप याद कर लीजिएगा कहाँ बना है, उत्तराखंड के देहरादून में। यह नवनिर्मित राष्ट्रपति तपोवन है और राष्ट्रपति निकेतन का औपचारिक उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बैठक में किसे अध्यक्ष चुना गया है? तो भूपेंद्र यादव जी को चुना गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की अध्यक्षता दी गई है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो जो भूपेंद्र यादव हैं वो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं, जो कि 16 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसकी पहली बैठक कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। यहीं पे इन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया है। भारत सरकार द्वारा जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की औपचारिक स्थापना जो है मार्च 2024 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य द्वारा 2025 से 35 के दशक को जल विद्युत दशक के रूप में घोषित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश द्वारा यह जो है 2025 से 2035 के दशक को जल विद्युत दशक के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है,
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है पेमा खांडू हैं। इन्हीं की अध्यक्षता में यह जो है जल विद्युत दशक के रूप में घोषित किया गया है 2025 से 2035 के वर्ष को। अगला प्रश्न है, भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य जो है, नागरिकों को सशक्त बनाएं और भ्रष्टाचार को उजागर करें। ऑप्शन बी सही है। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। भारत का लोकपाल का आदर्श वाक्य जो है नया, नागरिकों को सशक्त बनाया और भ्रष्टाचार को उजागर करना। ठीक है। लोकपाल जो है भारत का एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि लोकपाल क्या है, क्या एक वैधानिक निकाय है या नहीं? तो है, स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। लोकपाल की स्थापना जो हुई थी, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत हुई थी। इसका कार्य क्या है? तो केंद्र सरकार के उच्च पदाधिकारियों, मंत्रियों और नौकरशाहों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की निष्पक्ष जांच करना इसका कार्य है। अगला प्रश्न है, ध्रुव नीति दस्तावेज किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? तो डाक विभाग द्वारा यह ध्रुव नीति दस्तावेज जारी किया गया है। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो पहले हम जो ध्रुव है उसका फुल फॉर्म देखेंगे। ध्रुव का फुल फॉर्म है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ठीक है, तो आप फुल फॉर्म भी इसे याद कर लीजिए। और मई 2025 में डाक विभाग ने जो है ध्रुव नामक एक नीति दस्तावेज जारी किया है, जो देश में राष्ट्रीय डिजिटल एड्रेस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा मानव वन्यजीव संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? ठीक है, मानव और वन्यजीव में जो संघर्ष होता है उसको राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाली जो सरकार है वह केरल सरकार है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है विशिष्ट आपदा जो घोषित किया है, लेकिन पीड़ितों को राहत एवं मुआवजा देने के लिए भी ठोस कदम उठाए हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो अभी आपको तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य आपको बताए थे कि त्रिपुरा था। ठीक है, और पहला जो है आपका मिजोरम है। मिजोरम पहला है, दूसरा गोवा है, तीसरा त्रिपुरा है। तो मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं श्री लाल दुहोमा जो है राज्य को आधिकारिक रूप से पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। यह जो पूर्ण साक्षर राज्य कार्यक्रम हुआ है वह उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत इसका क्रियान्वयन किया गया है। उल्लास कार्यक्रम का फुल फॉर्म जान लीजिए उल्लास का, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, इसका फुल फॉर्म है। यह जो उल्लास एक योजना है वह एक केंद्र प्रस्तावित योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो है शिक्षा को समावेशी, न्याय संगत एवं सतत बनाने की दिशा में इसकी स्थापना की गई थी उल्लास कार्यक्रम की। इसका जो उल्लास कार्यक्रम का उद्देश्य है तो 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को शिक्षित करना है जिन्हें औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, केरल सरकार द्वारा किस देश के मालवाहक जहाज MSC-EL-SA-3 के मलबे को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो लाइबेरिया का यह जहाज है। MSC-EL-SA-3 के मलबे को केरल सरकार द्वारा विशिष्ट आपदा घोषित किया है। आइए इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं कि क्यों यह विशिष्ट आपदा घोषित किया गया है। तो केरल सरकार ने जो है लाइबेरिया ध्वजवाहक वाले मालवाहक जहाज MSC-EL-SA-3 को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है, क्योंकि MSC-EL-SA-3 मालवाहक जहाज जो विंझिझम से कोच्चि के लिए रवाना हुआ था, अपने बंदरगाह से 38 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में भारी मौसम का सामना करने के बाद डूब गया। और इस जहाज में जो है खतरनाक जो है केमिकल कैल्शियम कार्बाइड और हाइड्राइजिन आधारित प्लास्टिक घटक थे, जो कि बहुत ही खतरनाक जो है प्लास्टिक केमिकल घटक है। अगला प्रश्न है, भारत का सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला जिला कौन बना है? तो दीव बना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दीव जो है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है, जो भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसने अपनी संपूर्ण ऊर्जा आवश्यकताओं को सौर ऊर्जा से पूरा किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न है, हाल ही में कौन 7 समिट्स विजेता बना है? तो विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति जो है 7 समिट्स विजेता बने हैं। 7 समिट्स का तात्पर्य है कि पूरे महाद्वीप जो 7 महाद्वीप हैं उनकी सबसे ऊंची चोटियों को पे जाने वाले को 7 समिट्स कहा जाता है। तो विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति जो है 7 समिट्स के विजेता बने हैं। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। 16 वर्षीय जो विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति हैं, यह पर्वतारोहण की दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित चुनौती 7 शिखर को सफलतापूर्वक पूरा किए हैं, और यह जो है भारत के सबसे युवा 7 समिट्स विजेता भी बन गए हैं।
सात शिखर का क्या अर्थ है? तो सात महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां। तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, अफ्रीका की किलिमंजारो है, यूरोप की माउंट एल्ब्रस है, उत्तरी अमेरिका की डेनाली है और दक्षिणी अमेरिका की अकोंगागुआ है, तथा अंटार्कटिका की माउंट विसन है, ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसी या सजको है। ठीक है, तो यह जो है आपकी सात महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां हैं, जिस पर जो है विश्वनाथ कार्तिकीय पदकांति जो है पर्वतारोहण कर चुके हैं। इस प्रकार जो है आज जो है 500 प्रश्नों की जो है सीरीज चल रही है उसको हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।